अच्छा जी, आज की क्लास में वी आर डूइंग पेपर 2 वेरिएंट 2 ऑफ अक्टूबर 2021। पेपर है 2 आवर्स 30 मिनट्स का। ठीक है जी, इसकी फुल मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट सेज जैस्मीन buys a family holiday to India. Here is some information about the cost. Flight is $700, hotel is $1,550, total cost is $2,250, $2,250. In October, Jasmine pays a deposit of 12% of the total cost. She pays the rest of the total cost in December. Calculate amount she pays in December. Okay. तो देखो, अक्टूबर में उसने अक्टूबर में उसने 12% कॉस्ट पे करती है। अब बची 88% कॉस्ट, 100 माइनस 12, दैट इज 88%। तो 88% कॉस्ट अभी देनी है, और वो कितनी होगी आप निकाल लें। 88% ऑफ 2250, यानी 88 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2250। Now you're going to use your calculator. 0.88 multiplied by 2250, it is 1980. 1980 अभी भी बेटा उसको पे करना था, वो हमारे पास कब पे करेंगे? दिसंबर में पे करेंगे। ठीक है ना। अब आपके पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट टू द कॉस्ट ऑफ द होटल। तो देखो, दोनों के यूनिट सेम है, और पहले फ्लाइट की बात की जा रही है, तो पहले देखो मैं 700 लिख रहा हूं, एंड देन कॉस्ट ऑफ द होटल 1550। Now you're gonna cancel then amount with the same value, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 5 1 जा 5, 2 आगे शिफ्ट हुआ 20 बन गया, 5 4 जा 20 हो गया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, the ratio is 14:31, right? Then it says आपके पास, it says Jasmine changes $350 into rupees, the exchange rate is $1 is 71.6 rupees. On holiday, she spent 19,500 rupees. She changes the rest back to the dollars at the same exchange rate. At same exchange rate, calculate amount of money she received. Give your answer correct to nearest cents. अच्छा भाई, अभी तो डॉलर खैर बहुत ऊपर गया हुआ है, तो अभी जो इन्होंने एक्सचेंज रेट दिया हुआ है $1 इक्वल्स टू 71.6 रुपीज। तो अगर $350 उसके पास हैं, तो हाउ मेनी रुपीज शी हैज? तो 350 मल्टीप्लाई बाय 71.6 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, you'll get the value 25060 rupees, राइट? अब उसने 19,500 जो है ना वो खर्च कर लिए। व्हाट इज द रिमेनिंग? इट इज 5560 rupees. नाउ she changed the remaining amount into again dollars. तो देखो, $1 is equal to 71.6 rupees. तो 5560 rupees is equal to how many dollars? You're going to divide 5560 divided by 71.6. It is going to be 77.65. You're going to give the answer correct to the nearest cents. See, the answer you're going to give in 3 decimal place first, 653. Now you have 2 decimal place as a cent. तो यहां पर बेटा you're going to convert into 2 decimal place, 77.65. This is going to be your answer. जब nearest cents बोले तो 2 decimal place में आंसर देना है आपने। पहले 3 decimal place में लिख के फिर 2 में कन्वर्ट करना है। अगर ये 56 होता या 57 होता, यहाँ पर 3 की जगह 7 होता, तो अब ये 66 बन जाता, राउंड ऑफ हो जाता फिर ये। लेकिन अभी 3 है तो बेटा 77.65 रह गया। Again, the table shows the number of tourists and the total tourist spending for some countries in 2016. टूरिस्ट की तादाद और टूरिस्ट की स्पेंडिंग्स यहां पर लिखी हुई है इन डॉलर्स। Then it says calculate how many more tourists visited India than Kenya. When it says how many more people visited in India than in Kenya, it means अब उनका
जो डिफरेंस होगा वो निकलवाना चाह रहा है बेसिकली आपसे, कितने ज्यादा लोग, जैसे मेरी उम्र आपसे कितनी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम 30 एंड यू आर लाइक 20, तो मेरी उम्र आपसे कितनी ज्यादा है, 30 माइनस 20, 10 ईयर्स, मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं। तो व्हेन इट सेज इंडिया की कितने ज्यादा लोग हैं, तो यू आर गोइंग टू डू इंडिया माइनस कीनिया। इंडिया वैल्यू इज 1.46 multiplied by 10 to the power 7 minus Kenya. Kenya is 1.27 10 to the power 6. Now this is a calculator version. ये आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, यहाँ पर आपके पास 1 मार्क का सवाल है, 1.46 10 to the power 7 minus 1.27 10 to the power 6, ठीक है ना, ये आपने कैलकुलेटर में पुट करना है। Now how you are going to put it in the calculator? देखो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूं, यहां पर you are going to write 1.46 10 to the power 7 minus 1.27 10 to the power 6. अब देखो ये क्या आ रहा है, 13334 zeros. Let's say 1333 and then you have 4 zeros. तो देखो बेटा, since the calculator is giving you answer in normal form, कैलकुलेटर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं दे रहा, कैलकुलेटर आपको नॉर्मल फॉर्म में आंसर दे रहा है। तो आपको आंसर देना स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने लिखा हुआ है। तो देखो your decimal is over here, you're going to shift the decimal towards the after the first non-zero digit, after 1 over here. So what you're going to do, you're going to write 1.333 10 to the power, writing over here 1.333 10 to the power. Now how many decimal places you forward to the, you backward the decimal? तो देखो यहाँ पर 7 decimal place था, तो आप देखो यहाँ पर 10 to the power 7 लिख दोगे। यहाँ पर डेसिमल जितना पीछे जाएगा उतनी पावर्स एडिशन में बढ़ती जाएंगी। सो द फाइनल आंसर इज 1.333 10 to the power 7. This is going to be your answer. Calculate the average amount spent per tourist in China. Average amount spent per tourist in China. So when you have to calculate the average amount, see, you're going to divide the number of amount 4.44 10 to the power 10 with the number of tourists 5.93 10 to the power 7. Again, it is of 2 mark question. Now you're going to use your calculator. It says first you're going to put the divide sign. See, I'm just going to put the divide sign first. Then it says 4.44 10 to the power exponential sign 10 to the power 10 divide by 5.93 10 to the power 7 equals to sign, you got 748.73. 748.73. See, now it says correct to the nearest dollar. Let me show you the screen. It says correct to the nearest dollar. So I have written it in the cents form. After two decimal places is basically in the cents form. So I have to convert into a correct to the nearest dollar. So this one is the last position of the dollar. After that we have 7 sign, 7 number. So I'm going to round it off as 7.49, 749. So it becomes $749. All right. And since, okay, now we don't have to give the answer in the standard form, so I'll just leave it over here. Now it says from 2015 to 2016.
The total amount spent by tourists in Madagascar is increased by 23.5%. Calculate the amount spent by the tourists in Madagascar in 2014. Okay. Okay. What was the amount? Amount is 9.13 10 to the power 5. 9.13 10 to the power 5. Okay. So this amount is of 2016. This amount is of 2016. And this amount is the increase amount. Is the increase amount of 23.5%. So this amount is basically 123.5%. And they are asking you for the amount in 2014. So that is the 100% amount. That is the initial amount and that is the 100% amount. This amount is the increased amount. We just added 100 plus 23.5. We got 123.5. So this one over here is the increase amount. It is 123.5. Now what you're going to do, you're going to find the 100% amount. You're going to cross multiply it, 100 multiplied by 9.13 10 to the power 5 divided by 123.5. You got 739,271.25. अच्छा, मैंने बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको लिख दिया है. अब देखो इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर मेंशन नहीं है. किसने कितनी डेसिमल प्लेस में आंसर देना है वो मेंशन नहीं है. करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर सेकंड कुछ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो अमाउंट है, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई इधर मेंशन नहीं करा हुआ. दे हैवंट मेंशन एनीथिंग कि डॉलर्स में अमाउंट आपको एग्जैक्ट डॉलर्स में बताना है, करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर बताना है, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट बताना है. तो बेटा यू कैन कन्वर्ट द अमाउंट इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि ऑलरेडी हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द पेज में इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ होता है. ये देखो, गिव नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और अगर एंगल्स हैं तो 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना होता है. और अगर कुछ नहीं अगर उधर मेंशन करा हुआ है कुछ, तो हमें उसी स्पेसिफिक फॉर्म में बेटा आंसर देना होता है. तो सिंस यहां पर अभी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट it into 3 significant figure. The third significant figure is 9. After 9 we have 2 7 3 9 00 then we have 3 zeros, क्योंकि आगे 3 डिजिट्स हैं और डेसिमल वाले बाद के जीरोस हम लोग लिखते नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं. सो अगर मैं आंसर देखूं तो 739,000 इज गोइंग टू बी माय आंसर. ठीक है जी. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. It says write down the model class. See, we have the pie chart here. Summarizes the age of the people at science fair. Under 16 वाले, 16 20 एज वाले, 21 से 30 एज वाले, ओवर 30 एज वाले, उनका पाई चार्ट बना हुआ है इन्होंने. तो जिसका सबसे ज्यादा एंगल है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, जिसका सबसे ज्यादा सेक्टर है उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. तो कौन सी मॉडल क्लास है? ये क्लासेस की फॉर्म में दिया हुआ है. 16 to 20 वाले एज वाले सबसे ज्यादा हैं. मॉडल मींस जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, या फिर एंगल हो, या फिर एरिया हो. तो 16 to 20 ये हमारे पास मॉडल क्लास है. Then it says there were 90 people age over 30 at science fair. Calculate the amount number of people age 16 to 20. देखो ओवर 30 वालों का एंगल आपको पता है, ओवर 30 वालों का एंगल आपको पता है 54 है, और उनकी वैल्यू 90 है. ये एंगल है, ये वैल्यू है. तो 16 to 20 वाले लोग कितने हैं? 16 to 20 वाले पीपल कितने हैं? उनका एंगल तो 144 पता है, लेकिन वैल्यू नहीं पता. नाउ यू गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज, बिकॉज ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है.
जितना ज्यादा एंगल उतनी ज्यादा वैल्यू, जितना कम एंगल उतनी कम वैल्यू। यू गोइंग टू मल्टीप्लाई 144 विद 90, 54 multiplied by x, 144 into 90 divided by 54. The answer is 240. ठीक है। Now in part B it says 250 students enter a science competition. The table summarizes their score. Now 0 till 40 स्कोर वाले बच्चे 36 हैं, 40 60 वाले 48 हैं, फिर 60 से 70 वाले बच्चे बेटा 64 हैं, 70 से 80 वाले 60 हैं, और 80 से 100 वाले बच्चे कितने हैं? 42 बच्चे हैं। टोटल 250 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। कंप्लीट द हिस्टोग्राम। ना इट से 0 till 40। देखो अब यहां पर हिस्टोग्राम में एक चीज का ध्यान रखना, ये वाला 40, ये वाला 40, ये आपस में जहां से खत्म हो रहा हो वहीं से स्टार्ट हो रहा हो। एक चीज ये ध्यान में रखनी है आपने। अगर नहीं हो रहा हो तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अभी क्लास बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है। 60 से स्टार्ट हो रहा है, 60 पे खत्म हो रहा है, 60 70 स्टार्ट हो रहा है, 70 पे खत्म हो रहा है। देखो ऐसे ही चल रहा है ना, यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, पहली बात। अब 0 से 40 वाले बेटा 36 हैं। अच्छा, आप देख रहे हो इसकी रीडिंग सबसे पहले, हर 10 स्मॉल बॉक्स के बाद 20 का डिफरेंस है, तो 20 डिवाइड बाय 10, एक 1 यूनिट, 1 स्मॉल टाइनी स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आ गई 2। ये 2 है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। तो यहां पर अगर आप देखो तो बेटा ये 70 से स्टार्ट हो रहा है। दिस वन स्टार्ट फ्रॉम 70 एंड इट गोज टिल 80। तो 70 से 80 वाले बेटा 60 हैं, लेकिन देखो यहां पर तो 6 करा हुआ है। तो अगर आप गौर से बेटा क्वेश्चन को देखो ना, यहां पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट हुई हुई है, फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं हुई हुई। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्यों प्लॉट हुई हुई है? क्योंकि बेटा अगर आप क्लासेस की विड्थ निकालो, दैट इज 40, दिस इज 20, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 20। तो देखो विड्थ सबकी बराबर नहीं है। तो when widths are not equal, you're not going to draw the regular histogram, you're going to draw the histogram with frequency densities. Frequency density का फॉर्मूला क्या है? Frequency density is frequency divided by width. 36 divided by 40, 48 divided by 20, 64 divided by 10, 60 divided by 10, 42 divided by 20। तो देखो ये तो 0 पॉइंट, ये तो 6 आ रहा है, इसने ऑलरेडी हमें लिख कर दे दिया था। Now you're going to find all the values. 36 divided by 40, it is going to be 9 by 10, 0.9. 48 divided by 20, it is going to be 12 by, it is 2.4. 64 divided by 10, that is 6.4. 42 divided by 20, it is going to be 2.1. So we have the frequency densities here now. Now 0.9, अब आपको इसकी भी स्केलिंग आनी चाहिए। अगर आप y एक्सिस देखो तो 1 tiny small box is equals to 1 divided by 5, 0.2. 1 divided by 5 is 0.2. So each tiny small box 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. So what I'm going to do, 0 till 40 is 0.9. So 0.9 is basically above 0.1, 0.8 and below 0, below 1 as well. So it is going to be 0 till 40. We have 0.9. Then we have 2.4. Till where 40 till 60 is 2.4. 2.4 is going to be 2.4. Then we have 6.4. Sorry, this is not 6.4.
then we have 6, then we have 2.1. Okay, right, 2.1. 80 till 100 is 2.1, to 2.1 is going to be here after 2 and below 2.2, right? So this is the histogram that we need to plot. But there's one more thing that we need to do is shading here, because देखो उसने जो हिस्टोग्राम दिया हुआ है वो हमारे पास शेडेड है, तो हमें बिल्कुल उसकी तरह ही काम करना है, हमें इनको भी शेड करना है, प्रॉपर शेड करना है। स्केल रखकर प्रॉपर, ये मेरी तरह जैसे यूं जा रहा है ना बाहर, यूं नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर शेडिंग हो। स्केल रखें, स्केल से प्रॉपर शेडिंग कर लें। सर इसको शेड करना जरूरी है? Now this is the histogram that we need to plot, right? Any problem with this? Anyone? ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Okay, next, it says student who scored 75 or more are awarded distinction. Find an estimate for the percentage of the 250 students who were awarded distinction. See, here it says estimated. Estimation करनी है भाई. The word is estimation. क्यों estimation बोली है? देखो, इस बात को समझना, you can have number of people greater than 80. There are 42 people. And if I ask you how many students are greater than 70 marks, you can say 60 plus 42. ग्रेटर देन 70 मार्क्स वाले बच्चे 60 प्लस 42 हैं, ये भी ग्रेटर देन 70 मार्क्स वाले बच्चे हैं, ये भी ग्रेटर देन 70 मार्क्स वाले बच्चे हैं। बट ग्रेटर देन 75 वाले मार्क्स वाले बच्चे वी कैन नॉट लोकेटेड ओवर हियर। सी 75 वाली को क्लास ही नहीं है, यहां पर कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं बनी हुई। तो हम 70 से 80 10 का डिफरेंस है, तो हम इस क्लास को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, इस क्लास को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, एक तो 70 से 75 और एक 75 से 80, इस क्लास को। और फ्रीक्वेंसी के भी दो पार्ट्स में सेपरेट कर देंगे, 60 है ना, तो 30 इन्होंने ले लिए, 30 इन्होंने इसमें दे दिए। नाउ दिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली, ये मेरी एजम्पशन है, एस्टिमेशन है, ये एजम्पशन है मेरी, एक्चुअल में क्या पता ऐसा ना हो, इसलिए नीचे आंसर लिखा होता है एस्टिमेटेड आंसर दें। तो ग्रेटर देन 70 वाले बच्चे कितने हुए? 75 ग्रेटर देन 75 मार्क्स वाले बच्चे कितने हुए? देर आर 30 प्लस 42 स्टूडेंट्स व्हिच आर ग्रेटर देन 75। हमने इस क्लास को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 70 से 75, 75 से 80, और 60 जो की फ्रीक्वेंसी थी इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 30 और 30 में। तो ग्रेटर देन 75 वाले मार्क्स वाले बच्चे कितने? 30, और ये भी ग्रेटर देन 75 मार्क्स वाले बच्चे 42, तो 30 प्लस 42, ये ग्रेटर देन 75 वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं, दीज आर 72 स्टूडेंट्स। अब फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द 250 स्टूडेंट हु वर अवॉर्डेड डिस्टिंक्शन। तो 72 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, इतने परसेंट बच्चों को डिस्टिंक्शन मिली है। 72 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, 28.8, इतने बच्चों को बेटा हमारे पास डिस्टिंक्शन मिल गई। ठीक है बेटा, आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको कभी डिवीजन करने पड़े, 3 पार्ट्स में अपनी क्लास को डिवाइड करना पड़े, तो फ्रीक्वेंसी को भी डिवाइड बाय 3 कर देंगे आप, इक्वली डिवीजन कर देंगे हम लोग, ठीक है ना? तो ये चीज जरा दिमाग में रखना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्यूबिक इक्वेशन दी हुई एक, और कह रहा है भाई इसका टेबल पहले आप फिलअप करें, यानी एक्स की वैल्यू -3 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? तो इट इज -8.5।
ये मैंने कैलकुलेटर से रख कर आंसर निकाल लिया। अच्छा, ये मैं कैलकुलेटर की जरा स्क्रीन दिखा रहा हूँ, अक्सर बच्चे गलती करते हैं इसमें, इसमें भी गलती करते हैं, जरा स्क्रीन देख लेगा सबको, ये जरा देख लेगा आप लोग, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। और गलती क्या करते हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है आपके पास एक्स क्यूब है, सो इट इज गोइंग टू बी -3 का क्यूब डिवाइड बाय 2 माइनस -3 -2 देन -1। बच्चे जो है ना गलतियां करते हैं, सॉरी -2 नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी -3। ये मैंने कुछ पे गलत आंसर निकाले, मैं ठीक कर लेता हूं। तो देखो बच्चे गलतियां करते हैं, ये यहां पर ये माइनस ये नहीं लिखते हैं, यूं नहीं लिखना आपने, आपने लिखना है -3 एंड देन यू गोइंग टू गिव द आंसर -5.5। सो आंसर इज -5.5। तो आपने यहां पर आना है एंड यू आर गोइंग टू राइट -5.5। ये -0.5 आपने लिख दिया, ठीक है ना। नाउ यू गोना प्लॉट दिस वैल्यूज। अच्छी बात ये है कि इन्होंने ग्राफ पूरा बना के दे दिया है, तो वंस अगर ग्राफ बनाकर दे दिया है तो भाई ये तो आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। नाउ आपने प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग में बेटा आपको सबसे पहले वैल्यूज की पहचान होनी चाहिए, हमें वैल्यूज किस तरह प्लॉट करनी है। वाई एक्सिस में ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स 1/5 वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, इट इज गोइंग टू बी 0.2। एक्स एक्सिस में वैल्यूज का डिफरेंस 1/10, इट इज गोइंग टू बी 0.1। तो -3 पे -5.5, -3 है यहां पर, -5.5 देखो, ये -5.2 -5.4 -5.6, तो इनके दरमियान आपने प्लॉटिंग करनी है। अच्छा, आपने क्रॉस चेक करना है, डॉट नहीं लगाना है, सर्कल नहीं करना है, क्रॉस चेक करना है, याद रखिएगा क्रॉस चेक करना है आपने। देन इट सेज -2 पे 1, -2 पे वी हैव 1, वेरी इजिली डन। -1 पे -1.5, -2 पे 1 है और मैंने -1 पे लगा दिया है, फिर से लगा लेते हैं, ये 1 है। -1 पे 1.5, between 1 and 2, then it says 0 पे -1, 0 पे -1, 1 पे -3.5, 1 पे -3.5, between 3 and 4, -3 and 4, -4। then we have 2 पे -3, 2 पे -3, we have 2 पे -3, oh right, then 3 पे 3.5, 3 पे 3.5, between 3 and 4। now रफ एंड स्केचिंग करें आपने, मैं एक रफ एंड स्केचिंग कर रहा हूं। यहां पर मैं थक गया था, मैंने रोक दिया और यहीं से देखो बेटा मैंने स्टार्ट कर दिया। ये हमारे पास क्यूबिक ग्राफ है, ठीक है ना। अब थोड़ी खूबसूरत वाली कर लेता हूं मैं अपने सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा ग्लॉसी स्क्रीन है, तो उसकी वजह से हाथ थोड़ा सा फिसल रहा हो। ये हमारा थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश करी है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पकड़ लेते हैं। नाउ दिस इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड ग्राफ, ठीक है जी। नाउ आफ्टर दिस,
Okay, now in the part C it says use a graph to explain why x cube minus 6x minus 2 equal to 6 has only one solution. आपने ग्राफ से ये बात एक्सप्रेस करनी है क्यों इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, क्यों। अब ग्राफ से ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो ये इक्वेशन अगर आप गौर से देखो, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, दिस इज कॉल्ड द न्यू इक्वेशन। ग्राफ में क्वेश्चन में कोई ऐसी इक्वेशन जो कि बिल्कुल मैच, थोड़ी बहुत मैच कर रही हो विद योर ओरिजिनल इक्वेशन जिसका आपने ग्राफ बनाया है। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन हो तो बेटा आप इसको न्यू इक्वेशन नाम देंगे और कर्व की इक्वेशन को y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन थ्रू y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। और ये न्यू इक्वेशन है जो कि देखो आपके कर्व से मैच कर रही है। किस तरह मैच कर रही है? यहां पर भी क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन है। अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, जैसे इसमें एलसीएम ले लूं एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 2, रिमेंबर दिस, ये 2 डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब मैं जरा किसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई विल गेट 2y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 2। अब देखो ये आपकी ग्राफ की इक्वेशन है, ग्राफ की इक्वेशन आपके पास जो ऊपर आपने ग्राफ बनाया ना, ये इसकी इक्वेशन है। अब आप इसको गौर से देखो, क्या ये मैच करती हुई दिखा रही है इससे? तो बेटा ये न्यू इक्वेशन कहलाएगी, ये ग्राफ की ओरिजिनल इक्वेशन। आप करोगे क्या, ओरिजिनल इक्वेशन में से न्यू इक्वेशन माइनस करा दोगे, इस तरह माइनस कराओगे कि क्यूब कैंसिल हो जाए, पावर 2 तो पावर 2 भी कैंसिल हो जाए। तो देखो मैंने 6 को लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करा 2y के नीचे, और बाकी टर्म्स को बेटा राइट हैंड साइड पे प्लेस करा, ये देखो यहां पर। नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन में बेटा साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस 6 से माइनस 6 हो गया, ये प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस 6x से प्लस 6x हो गया, ये माइनस 2 से प्लस 2 हो गया। नॉट 2y माइनस 6 एडेड इज कॉपी, ये माइनस नहीं हो पाए, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 0 बच गए यहां पर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 2y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 आ रही है। तो सर ये y इक्वल टू 3 क्या प्रूफ कर रही है? बेटा आप y इक्वल टू 3 वाली लाइन यहां पर बनाएंगे। Now you can check it has only one solution. It intersect the graph at only one point. सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, एक पॉइंट पे डिसेक्ट कर रही है लाइन। तो हमने ग्राफ से बात प्रूफ कर दी कि हमारे पास बेटा ये लाइन जो मैंने बनाई है इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। हमने लाइन को ग्राफ में बनाना था और ये वर्किंग यहां पर शो करनी थी कि वो लाइन की इक्वेशन कौन सी है। ठीक है जी। देन इट सेज line L passes through the point 1 comma 1 minus 2 comma 1 minus 1, draw the on the grid, draw the line 1 comma 1 or minus 2 minus 1, 1 comma 1, 1 comma 1 is this point, इसमें भी क्रॉस डाल देता हूं, and minus 2 I believe it was minus 2 minus 1, minus 2 minus 1। आपने इससे एक लाइन बनानी है, तो हम इससे एक लाइन बना लेते हैं, डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। लाइन को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट सही होते हैं, हमने वो लाइन बना ली, लाइन को एक्सटेंड कर दिया आपने, बना के पूरा एक्सटेंड कर दें ग्राफ तक। वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, कह रहा लाइन का ग्रेडियंट बताएं। तो भाई जब भी लाइन के 2 पॉइंट्स पता है, लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 minus y1 upon x2 minus x1। So you can point out any one as x1 y1 and second one as x2 y2। So y2 minus y1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 upon minus 3, it is going to be 2 by 3। The gradient is going to be 2 by 3। और लाइन भी देखो राइट साइड स्लैंटेड है, राइट साइड स्लैंटेड का ग्रेडियंट पॉजिटिव में ही होता है। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट दिस ग्राफ। ये ग्राफ जिसकी आपने अभी ड्राइंग करी है, स्केचिंग करी है बेटा, उस वो लाइन जो अभी आपने बनाई है और जो ग्राफ अपने आपने स्केच करा है, इन दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन आप की, इन दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन की एक्स की वैल्यू निकाल के बता दें कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो देखो बेटा मैं लाइन पर आया, लेट्स जस्ट टेक एनी अदर
ये देखो, ये लाइन की एक्सी वैल्यू है, दिस इज ओवर हियर, नाउ दिस पॉइंट ओवर हियर, ये एक्स की वैल्यू जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड एनी अदर पॉइंट या दिस वन, दिस वैल्यू है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब स्केलिंग अगर आपने सही से नहीं समझी होगी तो बेटा आपके पास ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होते हैं, इनमें रेंज गिवन होती है, तो इसमें आपने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार हमारा आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, पता नहीं एग्जैक्ट आ रहा हो नहीं आ रहा हो, तो इसमें आपने इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करें। आपके पास क्या है, ये देखो, -2 और 3 के दरम्यान इट इज -2.5, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं -2.5। पहले वैल्यूज यहां पर लिख लेते हैं। एक वैल्यू आ रही है -2.5, नाउ दिस वैल्यू -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.35 आ रही है वैल्यू, एंड दिस ओवर हियर इज बेसिकली यू कैन से 2.95 भी कहते हैं, ये 2.9 बन रहा है, या 2.95 भी कह सकते हैं, 2.95 कहते हैं यहां पे से, 2.95 है, बल्कि 2.955 कह दें, 2.9 कह दें। वैसे 2.9 तो यहां पर बन रहा है, और 2.9 और 3 के दरमियान है, तो 2.95 इज अ बेटर आंसर। 2.97 भी कह सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, आप 2.97 भी कहते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। सही है ना? तो वी हैव टू आंसर्स, 3 आंसर्स, -2.5, -0.35, अगेन 2.95 भी कह सकते हैं, 2.97 कह लें, 2.98 कह लें, ऑल आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। नाउ इट सेज, अच्छा जी, अब ये सीक्वेंस का सवाल है जो हमें अटेम्प्ट करना है, सीक्वेंस का सवाल। सीक्वेंस के सवाल में बेटा आपके पास you have this 3 patterns drawn on the page and they are saying कि आप इन पैटर्न्स को देखते हुए आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पैटर्न, नंबर 1 में नंबर ऑफ काउंटर्स 8 है, पैटर्न 2 में नंबर ऑफ काउंटर्स 12 है, पैटर्न 3 में 16 है, पैटर्न 4 में कितने होंगे? सो यू कैन सी द सीक्वेंस के आप 8 में 4 ऐड करें 12, 12 में 4 ऐड करें 12, 12 में 4 ऐड करें 16, 16 में 4 ऐड करें यू हैव 20 है, 20 में 4 ऐड करें यू हैव 24। ठीक है जावर, find an expansion in terms of n for the number of counters in pattern n, since you know this is the common difference sequence, तो common difference sequence है बेटा, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दें a plus n minus 20। अच्छा, कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को यूं भी लिखते हैं a plus d into n minus 1, तब भी कोई मसला वाली बात नहीं है भाई। The value of a is 8, the very first term, the value of d is 4, the value of n is n because we are finding the nth term, the position remains the same, it becomes 4n minus 4, so your answer is 4n plus 4, 8 minus 4 4 होता है, 8 minus 4 plus 4 होता है, ठीक है? So your answer is 4n plus 4, this is going to be your answer. ऐसे Jamal has 150 counters, they have the value, now this is 150 is not the position, this is the value, there are 150 counters here. He uses these counters to make the largest possible pattern P, find the value of P. So he has 150 counters, he's trying to make the largest possible pattern number. So देखो, अगर मैं 4n plus 4, ये भी हमारे पास बेटा represent number of counters, 4n plus 4. If you put the value of n equal to 1, it will give you number of counters, n equals to 2, it will give you number of counters at pattern 2. If you put n equals to 3, it will give you number of counters at pattern 3. So अब यहां पर बेटा ये number of counters को represent कर रहा है, and number of counters over here is 150, and n represent the pattern number. So pattern number over here is P. So I'm just going to put the n equals to P over here. We have 150. Then after 150 minus 4 is 146. After you divide 146 by 4, see 146 divided by 4, you have
36.5. So 36.5 cannot be the pattern number. And I'm not going to round it off as 37 because this is a practical example. You have 150 counters. You cannot exceed your counters. That's why यहाँ पर बेटा P की वैल्यू 36 लिख रहा हूं मैं कि 36 पैटर्न तो बन ही जाएगा, 37 पैटर्न के लिए और काउंटर्स चाहिए होंगे. हमारे पास तो 150 काउंटर्स ही हैं. सो आई एम गोइंग टू पुट P इक्वल टू 36. प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास, तो P की वैल्यू बेटा हम 36 रखेंगे, राउंड ऑफ करके इसको हम लोग 37 नहीं करेंगे. All right, so we have the fourth term in a different sequence is 26. Okay, this one is a very good question. Fourth term एक sequence है, उसकी fourth term 36 है, 26 है. The sequence is linear. When I say linear sequence is basically the same as common difference sequence. जिनके terms के दरमियान difference common हो, both are same thing. तो बेटा मैं इसमें a plus d into n minus 1 या a plus n minus 1 d वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं टर्म फॉर्मूला के लिए. So what I'm going to do, यहां पर उसने 8 टर्म 2 दी हुई है. देखो अगर 4th टर्म मैं निकालूंगा तो इट इज गोइंग टू बी a plus 4 minus 1 d. a और d तो मुझे पता ही नहीं है अभी, तो मेरी 4th टर्म आएगी a plus 3d जनरल फॉर्म में. अगर मैं 8 टर्म निकालूंगा तो इट इज गोइंग टू बी a plus 2 minus 1 d, क्योंकि बेटा मुझे तो a और d नहीं पता. So what I'm going to do, I'm going to write 8 term as a plus 1d. Sorry, 8 term के लिए बेटा I'm really sorry, 8 term के लिए यह n की जगह 8 रखना था यहाँ पर. So I'm going to have a plus 7d. So you have the 8 term a plus 7d, you have the 4th term a plus 3d. But उन्होंने ये 4th term already आपको दी हुई 26. So I'm going to equate these terms. 26 is equals to a plus 3d, and we have this 8 term 2 और 8 term a plus 7d है, 2 is equals to a plus 7d. So we have two equations in terms of a and d. तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने 4th term 26 थी, 4th term मैंने निकाली a plus 3d आ रही है मेरे पास. 8 term 2 थी, लेकिन मेरे पास 8 term क्या आ रही है, a plus 7d आ रही है. So I've just equated this 8 term with the 8 term given 8 term. I've equated my 4th term with the given 4th term. I got two equations. Now I'm going to find out the value of the first term. First term means the value of a. I'm going to use simultaneous equation concept. I'm using elimination over here. I'm going to subtract these equations. A is going to be cancelled. 3 minus 7 minus 4d. 26 minus 2 is 24. I have the value of d is minus 8. 24 divided by minus 4 is, sorry, minus 6. So I got minus 6 here. Once I got the value of minus 6, d is minus 6, I can put it over here as well, or you can put it over here as well. Anywhere you want. तो देखो बेटा मैंने सेकंड इक्वेशन में यहां पर पुट कर रहा हूं, 2 is equals to a plus 7d. 2 is equals to a plus 7 into minus 6. 7 into minus 6 is what? Minus 42. You got a minus 42. The value of a is 44 here. A is the first term that we need to find out. The value of a is 44 here. All right. जी बेटा साइमल्टेनियस सॉल्व करें. आप एलिमिनेशन मेथड से कर लें या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें. मैंने एलिमिनेशन मेथड से करा है क्योंकि जगह कम थी है. सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा लंबा काम हो जाता है. फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म. अब देखो nth टर्म निकालनी है इसी सीक्वेंस की जो बी पार्ट में दी हुई है. इसकी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला वही होगा, लीनियर सीक्वेंस से a प्लस a n माइनस 1 d या d इंटू n माइनस 1. तो a value is 44. We already know this. The value of d is minus 6. We already know this. मैंने d 2 दफा लिख दिया. So it become 44 minus 6n plus 6.
44 plus 6 is 50. 50 minus 6n is the nth term of the sequence. To find out the nth term, we should know the value of a and d. a और d की वैल्यू बेटा मुझे ऑलरेडी पता थी, वो मैंने यहां पर पुट कर दी, और मेरे पास n की जगह नहीं रखेंगे. वी गॉट द आंसर ऑफ द nth term. Now we have the fifth question. It says the mass of 4 cards and 3 envelopes is 85 grams. The mass of 2 cards and 5 envelopes is 67 grams. Form a pair of simultaneous equations and solve them to find the mass of 1 card and the mass of the 1 envelope. Okay, so we have, let's say, 4 cards. So let's say I'm representing the card with C and representing the envelope with the E. So they want a simultaneous equation. So 4 cards, 4 into C plus 3 into E is 85 grams. Now I'm repeating it. 4 cards, 4 into C means what? The weight of 4 cards, the mass of 4 cards. 3 into E what? The mass of 3 envelopes. Their sum is 85 grams. Now let's see again. 2C, 5E. The mass of 2 cards, 2 into C. The mass of 5 envelope, 5 into E is 7 grams. So C represent mass of cards here for me, and E represents mass of envelope. So if I find out the value of C and E, so basically I got the mass of envelope and cards and envelopes. So find out the mass of 1 card and the mass of 1 envelope. So C represent the mass of 1 card and E represent the mass of 1 envelope. So I'm going to solve them simultaneously. Now it's depend on you. How do you solve this? So I'm using again elimination method. What I'm going to do, I'm going to first focus on one variable. So I'm focusing on C. In the first equation, we have 4 over here. In the second equation, we have 2 over here. So in order to make second equation as 4C, I'm going to multiply this whole equation with 4. You cannot just multiply with the first term or the second term, or only one term. So you're going to multiply with 4 with all the terms. So it is going to be updated as, okay, now I'm not multiplying with 4, I'm multiplying with 2. So it becomes 4C. 2 5 are 10E. 2 multiplied by 67 is what? 134. So basically, I'm going to solve now these two equations. This one first, this one is the second equation. How I'm going to solve it? I'm going to subtract them. Sir, why are you subtracting them? We have the variable C with the same coefficient and same sign. So I'm going to subtract them. Since C is going to be cancelled out, 4C minus 4C cancel, 3E minus 10E minus 7E, 85 minus 34. It is minus 50. $85 minus 134 is minus 49. You got the value of E as 7. Once you got the value of E7, you can put it in any of the equation, either in this equation or this equation. अच्छा, so मैं अब क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर 4C किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो. मैं इक्वेशन में 1 में पुट कर रहा हूं. 4C plus 3E is equals to 85. 4C remains same. 3E is value 7. 85 is remain the same. 85 minus 7 3 21. You got 64. 4C is equal to 64, and then 64 divided by 4 is going to be 16. C value is 16. The card is 16 and envelope over here is 7 grams. ठीक है जी, we have solved this equation. 16 and 7 is going to be your answer.
Okay, now it says factorize x square minus 25. So you know this formula first. First you always going to check the common. अगर कॉमन नहीं है तो बेटा उसके बाद ये है भी, उसके बाद आप फॉर्मूला चेक करते हैं. दीज आर टू टर्म्स एंड अ माइनस साइन बिटवीन देम. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. आई एम जस्ट पुटिंग एक्स एस एक्स स्क्वायर एस एक्स होल स्क्वायर, 5s 5 होल स्क्वायर, 25s 5 होल स्क्वायर. So it becomes x minus 5 x plus 5. ये हमारे पास बेटा दो आंसर्स फैक्टराइज फॉर्म में निकल कर आ गया. Then it says rearrange the formula for to make t as a subject. Okay, so we have two t's over here. तो देखो अब इसको सिंगल टी बनाना है. हमारे पास दो टीज है ना, तो इसको सिंगल टी बनाना है. तो हम किस तरह करेंगे काम? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. r इंटू टी माइनस 5 वी गॉट 2t. पहला r को t से मल्टीप्लाई कराया, rt 5 को r से मल्टीप्लाई कराया 5r. 2t एज इट इज कॉपी. rt माइनस 2t इज इक्वल टू 5r. t कॉमन निकाला, r माइनस 2 इज इक्वल टू 5r. t की वैल्यू बेटा 5r अपॉन t माइनस r माइनस 2. Now see, you have t as a single form because you take the common in the two terms where you have the t's over here. तो देखो आपके पास t as a subject बन गया 5r upon r minus 2. Then this says express this as a single fraction. Now you have two fractions over here, two denominators. You have x minus 5, you have 2x plus 1. So you're going to multiply these two denominators. Now you have to think, if you have multiplied this x minus 5 with 2x plus 1, you have to multiply this numerator as well with the 2x plus 1. So it will become 4 into 2x plus 1. You are multiplying 2x plus 1 with x minus 5, you have to multiply the numerator with the x minus 5 as well. So I'm going to put it minus 3 multiplied by x minus 5. Now 4 2s are 8x, 4 1s are 4, minus 3 into x, minus 3x, minus 3 into minus 5 is plus 15 upon the same fraction, same two. Okay, same two thing. Okay, it depends on you if you multiply the denominator or not. 8x minus 3x is 5x. 4 plus 15 is 19. And even though if you want to multiply it, मैं इसको multiply भी करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपकी ये चीज भी proper हो जाए. x multiplied by 2x is 2x square, x multiplied by 1 is x, minus 5 into 2x minus, मैंने minus 5 को 2x से multiply कराया, minus 10x हो गया, minus 5 को 1 से multiply करा दिया, minus 5 हो गया. You got the 2x square minus 9x minus 5. अगर आप नहीं भी करवाते, that is also acceptable. Single fraction तब भी बन गई थी और simplified form तब भी थी. ठीक है, so this is going to be your answer. Now we have question number 6. It says Asma has this phase 8-sided spinner. She spins the spinner once. Find the probability that the score is 6. See, she is spinning the spinner once only. Once. This is a single event probability problem. So what is the probability of having 6? So 6, there are 8-sided in this spinner. 8-sided spinner. So we are going to see how many times we have 6 over here. So 6 is only one time. And it is spin only once. So 1 by 8 is going to be the probability 1 mark answer. The probability of not getting 2. So how many 2s are there? 1, 2, 3. So how many are not 2s? 1, 2, 3, 4, 5. So my answer is going to be 5 by 8. Not 2 की probability निकालनी है आपने. Asma spin the spinner twice. Now she is spinning the spinner twice. Now this is the combined events. This is not a single event. You are spinning the spinner twice. Find a probability that she scores 2. Her score should be 2. So both of the time your score should be 2. See, find the probability that the score should be 2 2s. First should be 2 and second should be 2. So you have the 8-sided spinner. Every time the side remain the same. Sides are not decreasing or increasing. Every time you are calculating the probability with the odd of 8. So how many 2s are there? There are 3 2s. The amount of 2s are also not decreasing or increasing. It remains constant.
So having first time 2 is 3, second time 2 is 3, you're going to multiply these two values because the first two and the second two, you are having an AND rule or multiplication rule. So you're going to have 9 upon 64 as your answer. 9 upon 64 is going to be your final answer. Then it says a different question from the 6-sided spinner, 8-sided spinner. It has a different question. Leon has 7 red counters and 6 green counters, 3 white counters. He takes 2 counters at random without replacement. Now this one is an important word, without replacement. He took the ball, he took the counter, he took the first counter and not replacing it back, without replacement. It's not replacing it back in the bag. So it means once you pick out the counter first, the amount of counter is going to be decreased then. So he says find a probability that the 2 counters are at the same color. Now, 2 counters of the same color, we can have 2 red counters, we can have 2 green counters, we can have 2 white counters. We can have 3 conditions over here. So when you have 3 conditions, you always add up these answers. You're always going to add up these answers. Why? Because see, these answers over here, either you have this condition fulfilled or this one, or means you're going to add up the values. When you pick 2 counters, either you have 2 red or 2 greens or 2 white, because you are paying only 2 counters at a time. So once you write 2 red counters, what is the probability of having 2 red counters? There are 7 red counters. So first time you pick the red counter, the probability is going to be 7 by total. So what is total? The total over here is 7 plus 6 plus 3, that is 16. So 7 by 16. Next time you pick the red counter without replacement, without replacing it back, so the number of counters are going to be decreased. The total number of counters are going to be decreased. It becomes 15. Because you have not replaced the first counter back and you have not replaced the red counter back. So red counter are also going to be decreased. It is going to be 6 over here. Now let's do it again. You're picking the green counters. You're doing the experiment again. Out of 16. The first time you're having a green counter, the probability is going to be 6 by 16. Next time you're going to have the green counter, the total is going to be decreased. It becomes 15. Because it's without replacement. And the second counter is going to be green. Since you have picked the first counter as green, so green counters are going to be decreased now. 1 counter green is in your hand right now. It is not in the bag. तो आपने उसको बैग में नहीं रखा, आपने without replacement करा है. So देखो अब आपके पास 5 by 15 होगा. 2 white counters. The first white counter probability is going to be 3 by 16. Second is going to be 2 by 15. Total में से भी एक कम होगा और white में से भी एक कम हो जाएगा. Now you're going to multiply these answers. 7 6 42, 6 5 30, 3 2 6. Everything divided by 16 into 15. It is 240, 240. I'm not cancelling it out. I'm adding all these values. सबका डिनोमिनेटर सेम है तो सबको ऐड कर सकते हैं आप. 83 upon 240. Just use the calculator, divide by 240. Is there any cancellation? No cancellation. Your answer is going to be 7 6 42 होता है. मैंने 47 लिख दिया ना यहाँ पर, तो ये, so it is going to be 78. So 7 6 42 upon 240. 6 5 30 upon 240. 3 to the 6 upon 240. So you can add all these values to get 78 because सबका denominator same है. So 78 divided by 240 is going to be 13 by 40. 13 by 40 is going to be your answer here.
और कोई पार्ट है? नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने ये मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ, अभी वेक्टर्स की जब मैंने क्लास ली थी इसकी मैं वीडियो भी रख दी है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम जस्ट स्किपिंग दिस क्वेश्चन, ये मैंने करवा चुका हूँ। वेक्टर्स की जब मैंने क्लास ली थी रिसेंट 2 ईयर्स के 2.5 ईयर्स के मैंने कुछ करवा दिए थे क्वेश्चंस, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, so we have question number 8, volume of cone is 1/3 pi r square h, और curve surface area of the cone is pi r l है हमारे पास, ये ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है। The diagram shows the paper cup in the shape of a cone. The diameter of the top of the cup is 7 centimeter. The volume of the cup is 110 centimeter cube. Show that the height of the cup h centimeter is 8.57. Correct to 2 decimal place. कह रहा height हमारे पास 2 decimal place पे 8.57 है. Show this value. Since you know आपके पास volume of the cup कितना है 110 सेंटीमीटर क्यूब में, आपने बोला यार वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम है हमारे पास 110, 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू 3.5 है, नॉट 7। रेडियस ओवर हियर इज 7 डिवाइड बाय 2, तो 3.5 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच दैट वी नीड टू फाइंड आउट। अब देखो 110 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर, 110 मल्टीप्लाई बाय 3 it is 8.574. You have to get the answer into 3 decimal figure first, 3 decimal place first, and then उसको शो करना है कि भाई आपके पास हाइट 2 decimal place में कंफर्म 8.57 ही आ रही है। मेरा राउंड ऑफ करके भी हमारे पास 8.57 बन रहा है हमारे पास, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं बन रहा कोई आंसर। कैलकुलेट स्लैंट हाइट, आपने स्लैंट हाइट मालूम करनी है। नाउ यू नो दिस, इन कोन इट मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो है इट मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइट आपको भी पता चल गई है, दैट इज 8.57। मैं इसको 8.57 में लेता, मैं इसको लेता हूं क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस पे तो उन्होंने आंसर राउंड ऑफ करवाया ना, तो मैं 8.574 ही लूंगा, वर्किंग वैल्यू 8.574 लूंगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बेटा, हमारे पास रेडियस 3.5 है, so hypotenuse over here is L square is equals to 3.5, the radius square, and height square 8.574. They have 3.5 का स्क्वायर प्लस 8.574 होल स्क्वायर, जो भी आंसर है अंडर रूट ले लें, 9.26, जो भी आंसर है अंडर रूट जरूर लें, या बल्कि मैं अंडर रूट ले लेता हूं, यहां पर आपको अंडर रूट दिखाई भी देते। सो यू गॉट 9.260, 9.26 अप टू 3 सिम फिगर, ठीक है जी। नाउ इट सेज you have the cone and the cup is cut along the line OA. It is opened out into a sector of the circle with the O and the sector angle X. देखो यहाँ पर तो क्लियर बता रहा है, आप कोन को कट करेंगे आपके पास सेक्टर बनकर आएगा लाजमी। आप वैसे भी घर में एक कोन लें, उसको कट करें और यू फाइंड आउट कि आपके पास एक सेक्टर बनकर आएगा। Now thing is, you need to identify a few things. Remember this, the circumference of this cone is going to be equal to the arc length of this sector. Remember this, okay? And the slant length of this cone is going to be the radius of this sector. So slant length over here is L, it is R. What is the slant length? 9.26. It was 9.26. So radius over here is 9.26. What is the circumference? Circumference is 2 pi r. What is the radius? 2 pi into 3, that is 6 pi. 3.5. Radius was 3.5. It was 7 pi. So over here, the length is also going to be the 7 pi. This is the arc length. Now you can see, you need to find a value of x. What is the length, arc length formula?
theta upon 360 multiplied by 2 pi r. This is the formula. Now you're going to put it the radius of the sector here. Arc length is 7 pi. Theta is x upon 360 multiplied by 2 pi r. R is 9.26 here. Now only unknown over here is x. You're going to multiply 7 pi multiplied by 360 divided by 2 pi into 9.26. You can cancel this pi with pi. Just multiply 7 into 360 divided by 2 into 9.26. We got 136.07. And since it is an angle, so I'm going to give the answer into 1 decimal place. 136.1. All right. Sir. Now we have a second paper curve that is mathematically similar to the curve with the volume 110 centimeter cube. आपके पास एक सेकंड कर्व है जो कि ऑब्वियसली वो भी कोन की शेप में ही होगा. A second paper curve is mathematically similar to the curve with the volume. तो इस सेकंड कर्व के वॉल्यूम को मैं V2 कह देता हूं और फर्स्ट कर्व जो हमारे पास ऑलरेडी अच्छा एक सेकेंड अच्छा 110 जो है हमारे सही है. ओके इट सेज a second paper curve is mathematically similar to the curve with the volume 110 centimeter cube. The volume of the second curve is 175 centimeter cube. तो हमारे पास कर्व गिवन है कौन की शेप में, उसका वॉल्यूम है 110. जो उनके पास कर्व गिवन है उसके वॉल्यूम को मैं V2 कह रहा हूं, उसका वॉल्यूम है 165 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी. कह रहे दोनों के कैलकुलेट डायमीटर ऑफ दी सेकंड कर्व. देखो जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, जो हमारे पास कर्व गिवन है, उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर. ये देख लो डायमीटर 7 है. कह रहे सेकंड जो कर्व है जिसका वॉल्यूम V2 है, उसका डायमीटर T2 है, D2 है, वो निकाल के बता दें आप. तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, V2 अपॉन V1 D2 अपॉन D1, ताकि D2 ऑलरेडी न्यूमरेटर में रहे ताकि बच्चे को सब्जेक्ट बनाने में आसानी हो. तो V2 बेटा याद रखें V2 अपॉन V1 अपॉन D2 अपॉन T1. जब भी आपके पास 3D शेप हो और मैथमेटिकली सिमिलर हो तो उनकी किसी भी लेंथ के रेशियो का क्यूब वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है. किसी भी लेंथ के रेशियो का क्यूब, रेडियस हो, लेंथ हो, स्लैंट लेंथ हो, डायमीटर हो, किसी भी हाइट हो, किसी भी लेंथ के रेशियो का क्यूब वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है. और V2 कितना है 165 अपॉन V1 कितना है 110. D2 कितना है हमें नहीं पता, D1 कितना है 7, इसका क्यूब हो जाएगा. अब देखो 165 डिवाइड बाय 110 की हो जाएगा 3/2. ये मैंने ऑलरेडी डिवाइड करा दिया. तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3/2. मैं जरा सा इसको साइड पे ठीक है. अब आपने बेटा यहां पर ऑब्वियसली क्यूब रूट लेना है बोथ साइड. आपने कैलकुलेटर में 3/2 का क्यूब लिखना है. इट विल गिव यू सम वैल्यू. इधर भी क्यूब लेना है. इधर क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा. क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो गया. पर 3/2 का क्यूब तो रहेगा ना हमारे पास, यानी ये D2 अपॉन 7 क्यूब रूट ऑफ 3/2. अब क्यूब रूट ऑफ 3/2 लो. क्यूब रूट of 3/2 we get the answer 1.1447. जितना आगे तक मैं 4 डेसिमल प्लेस तक ले लिया ताकि एक्यूरेसी लेवल रहे. मल्टीप्लाई बाय 7 करा, we get the value of D2. The answer is 8.012 up to 3 sin figure. It is 8.01.
This is going to be your answer. All right. आगे बढ़ते हैं. It says the diagram shows an open box in the shape of cuboid. The height of the box is h centimeter. The width of the box is 5 centimeter. More than its height. More का मतलब होता है ऐड करना. ठीक है ना. ग्रेटर देन लिखा हुआ हो, मोर लिखा हुआ हो, तो विड्थ हमारे पास बेटा ये x + 5 हो गई. द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 2 टाइम्स. टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई. 2 टाइम्स इज विड्थ. अब विड्थ हमारे पास x + 5 है, इसका 2 टाइम्स लेंथ है. राइट डाउन एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स. ये तो हम लोग ने ऑलरेडी लिख दी है. विड्थ की लेंथ हमारे पास x + 5 और 2 × x + 5. ठीक है ना, हमने लिख दी ये बात. द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स. ओपन बॉक्स सही है. ओपन से बराबर ऊपर से ओपन होगा. ठीक है ना. 210 सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर्म एन इक्वेशन एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस. देखो ये ओपन बॉक्स से इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टॉप का नहीं निकलेगा, बाकी बॉटम का सरफेस एरिया निकलेगा. तो जो राइट सरफेस है, अभी राइट सरफेस का एरिया देखो. जो राइट सरफेस है उसका एरिया किस तरह निकालेंगे. लेंथ इंटू ब्रेथ. x + 5 × x. लेकिन क्योंकि बेटा ये सरफेस, ये जो राइट सरफेस है हमारे पास, यही सरफेस लेफ्ट सरफेस भी है, उसका भी एरिया ही हो जाएगा. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं राइट और लेफ्ट 2 टाइम्स x × x + 5. x × x + 5 का 2 टाइम्स ले लिया मैंने. अच्छा मैं फ्रंट की बात कर रहा हूं. फ्रंट की, जो फ्रंट का होगा वही बैक का एरिया होगा. फ्रंट का कितना है. 2 टाइम्स x + 5 × लेंथ × हाइट × x + 5. सॉरी × x. देखो इस लेंथ को अगर इस हाइट से मिला करा दूं, हाइट कितनी है x, तो बेटा मेरे पास फ्रंट का सरफेस एरिया आ जाएगा. और क्योंकि ये फ्रंट का एरिया है, ये सिर्फ किसका आ रहा है, फ्रंट का एरिया आ रहा है, तो इस फ्रंट के एरिया को बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें आप. क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, क्योंकि जो फ्रंट का एरिया होगा वही बैक का एरिया होगा. मैंने ऐड करा 2 टाइम्स 2 × x. अभी ऐसे लिख देते हैं. और बेस एरिया कितना होगा, बेस, इसका एरिया, बेस का एरिया. सर बेस का एरिया हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स x + 5 लेंथ × ब्रेथ, लेंथ × ब्रेथ × x + 5. और टॉप है नहीं इसकी, इसलिए इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहा. ये वाला 2 तो ये वाला 2 है जो लेंथ में आया हुआ है. 2 टाइम्स x + 5 × x + 5 इज इक्वल टू व्हाट, 210 जो उसने लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया. ये आ गया. ये सिर्फ बेस का है. अब देखो बेटा ये हो जाएगा 2x मतलब x, 2x² 2x मतलब 5 10x, 2 मतलब 2 मतलब x, ये तो 4x बन गया. सबसे पहले ये हो गया x + 5, ये 2 × x + 5. x + 5 का मतलब होल स्क्वायर कर देता हूं उसको मैं. x + 5 x + 5 होल स्क्वायर हो गया. अब बस सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख दो. 2x² + 10x. 4x मतलब x, 4x², 4x मतलब 5 20x. 2 एज इट इज रहा. ये हो गया x² + 2 5 10x + 25 इज इक्वल टू 210. ये 2x² ऐसे रहा, 10x हो गया. ये हो गया 4x² + 20x. ये जगह 2x², 2 10 20, 2 मतलब 25 50 इज इक्वल टू 210. इसको -210 कर देते हैं. ये मैंने पहले ब्रैकेट ओपन करा है x + 5 का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b². फिर इन तमाम टर्म्स को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करा दिया. नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लेट्स सी व्हाट आई विल गेट. 2x² + 4x² + 2x², I get 8x². 10x + 20x + 20x, I got 50x. And then 50 minus 210, 50 minus 210, 50 minus 210 is 250. Sorry 160 माइनस करवा रहा.
-160 इज इक्वल टू 0। अब देखो सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिकॉज द इक्वेशन डज नॉट मैच ओवर हियर, so I'm taking 2 common. I got 4x square, I got 25x here, I got 80 here. So after, now I'm going to divide this 2 on the right hand side, become 0 divided by 2. देखो ये हो गया 4x square plus 250x, sorry 25x minus 80 equal to 0. I got this equation और ये मैंने प्रूफ कर दी। Any problem? Sir, sir, hello. Then says solve your equation correct to 2 decimal place, कृपया आंसर correct to 2 decimal place, कभी भी ये लिखा हुआ हो ना correct to 2 decimal place, तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है ना? आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या बेटा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। The value of a is 4, the value of b is 25, the value of c is 8 minus 80. So I'm going to put it over here. The value of a is 4, b is coefficient of x along with sign, constant term along with sign. The value of b is 25 plus minus b square. A की वैल्यू 4, C की वैल्यू -80 अपॉन 2a. The value of a is 4. I'm going to use the calculator first. -25 plus -25 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब जरा कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लें। 25 स्क्वायर -4 into 4 into -80, 1905. Finally, I got 1905 here upon 2 4s are 8. I'm going to separate it over here. I'm going to put it in the calculator. -25 plus 1905 divided by 8. ये x की वैल्यू बेटा 2.331 आ रही है। I'm going to put in 2 decimal place 2.33, और यहां से बेटा x की वैल्यू आ रही है -25 माइनस अंडर, आई एम गेटिंग -8.581, so -8.58 is going to be the answer. 2.33 minus 8.58 is going to be your final answer. ठीक है ना? ये आपके पास फाइनल आंसर आ गए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम किस तरह निकालते हैं भाई? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। सो व्हाट इज द बेस एरिया? बेस एरिया तो ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ था, 2 into x plus 5 into x plus 5। और हाइट बेटा मेरे पास ऑलरेडी x थी, so you can check the height. Height already x है। So this has become x plus 5 whole square into x. This is the volume, but you have to put the value of x over here. You're not going to put the value -1 value because x is the length, x is the height. Height can never be negative. So I'm going to put the value of x is 2.33 here. Volume equals to 2x is equals to 2.33 plus 5. The final volume is 250.37.
तो up to 3 significant is 250 centimeter cube, right? Now it says the box is filled with chocolates. The mass of the chocolates is 250 grams. Correct to the nearest 10 grams. Okay. The mass of the chocolates is 250 grams. Correct to the nearest 10 grams. Correct to the nearest 10 grams means you have to divide the value 10 by 2. It becomes 5. So mass of chocolate (250). You add 5 grams, it becomes upper bond. You subtract 5 grams, it becomes lower bond. 255, 245. The total mass of the box and the chocolate is 262 grams. Correct to the nearest gram. Mass of box plus chocolates is 262 grams. Correct to the nearest 10 grams. When it says to the nearest gram, it means 1 gram. When it has not mentioned any values, you make sure that you took the value 1 here. 1 divided by 2 is 0.5. You add 0.5, you got 262.5. You subtract. Now this one will become 262.5. This one will become 261.5. Now thing is, क्या हमें अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों निकालना था सबका? ऐसा कुछ भी नहीं करना था. ये मैंने जानबूझ के सारा काम करा. ये अपर बाउंड लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड और ये लोअर बाउंड. सर करना कितना काम था? देखो उससे पूछा हुआ क्या है, कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द बॉक्स. देखो बॉक्स का मास निकालना है, तो मास ऑफ द बॉक्स प्लस चॉकलेट में से मास ऑफ द चॉकलेट माइनस कर दो. मास ऑफ बॉक्स प्लस चॉकलेट में से माइनस मास ऑफ चॉकलेट कर दो, तो मास ऑफ बॉक्स निकल कर आ जाएगा. लेकिन मास ऑफ बॉक्स का भी लोअर बाउंड चाहिए. लोअर बाउंड जब फाइनल वैल्यू का लोअर बाउंड चाहिए और दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, फाइनल वैल्यू का लोअर बाउंड चाहिए और दो वैल्यूज माइनस होकर आ रही हैं वो, तो बेटा आप इसका लोअर बाउंड लेंगे और इसका अपर बाउंड लेंगे ताकि डिफरेंस कम आए. ताकि डिफरेंस क्या है? कम आए. यानी मास ऑफ द बॉक्स एंड चॉकलेट का लोअर बाउंड क्या है बेटा मेरे पास? 261.5. 261.5. मास ऑफ द चॉकलेट का बेटा अपर बाउंड क्या है? 255. आपने यहां पर लेना 255. 261.5 माइनस 255, ये हो गया 6.5. बेटा ये मास ऑफ द बॉक्स का लोअर बाउंड निकल कर आ गया. 6.5 इज गोइंग टू बी योर आंसर. अगर इसी वैल्यू का अपर बाउंड चाहिए होता ना, तो फर्स्ट वैल्यू का अपर बाउंड लेता और सेकंड वैल्यू का लोअर बाउंड लेता. ठीक है ना? अभी मैंने लोअर बाउंड चाहिए था, इसलिए फर्स्ट वैल्यू का लोअर बाउंड और सेकंड वैल्यू का अपर बाउंड लिया है. ओके जी. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. It says ABCD is a field on the horizontal ground. The bearing of B from A is 070. Let me just draw this bearing. B from A. This is the bearing B from A. The angle start from the A north and will stop at the line AB. It becomes 070. The bearing of D from A is 125. So the angle start from A and at AD line. This over here is 125. This is the bearing 125. Now the C is due south of B. C is due south of B. So basically it's saying it is at vertically downward. C B के बिल्कुल vertically downward है. And
ड्यू ईस्ट ऑफ डी, और आपके पास सी जो है वो ईस्ट, डी के ईस्ट पर है। इसका मतलब ये भी आपको पता चल गया, ये यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। ये सी का साउथ है, ये ईस्ट है, सॉरी, ये बी का साउथ से यहां पर सी आ रहा है, इसका मतलब ये सी का नॉर्थ है, और डी के ईस्ट पर हमारे पास सी है, इसका मतलब यहां पर बेटा हमारे पास 90 डिग्री बन रहा होगा। दो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान बेटा, नॉर्थ और इस वैली के दरमियान हमारे पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। एडी इज 290, एडी आपके पास 290 है, बीडी इज 350। ठीक है भाई, कैलकुलेट बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी, कह रहा है डी फ्रॉम बी का बेरिंग बता दें। डी फ्रॉम बी का बेरिंग का मतलब क्या है कि आपने बी पर नॉर्थ बनाना है, नॉर्थ एट बी, और फिर बेटा ये पूरा बेरिंग आपने यहां पर आकर ये रोक देना है। ये देखो ये पूरा, अब देखो इतना मुझे पता है दैट दिस वैल्यू ओवर हियर इज 180। क्यों 180 है? उसने खुद ही ने बताया था भाई, बी के साउथ पर सी है ना, इसका मतलब बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, स्लांटेड लाइन नहीं है ये, मतलब ये ऐसा नहीं जा रहा, स्लांट नहीं जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ये, अप से डाउन। तो ये 180 डिग्री है। अगर बी पे नॉर्थ बनाता हूं और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ और साउथ के दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये तो 270 है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट द इशू इज कि बेटा आपके पास ये वाला एंगल जो आपने निकालना है, इसको आप कैसे निकालेंगे? ऑल्दो यू हैव राइट एंगल ट्राइंगल हियर, तो बेटा यहां पर आपके पास सबसे पहले मैंने करा क्या, मैंने ये एंगल निकाला 125 माइनस 170, मैंने कोई और रास्ता देखा 125 माइनस 70 करूंगा, तो बेटा विल गेट 55 है। अच्छा ये 55 है, तो मैंने यहां पर भी देखा, आई गॉट दिस इंटीरियर एंगल सम, दिस 180 माइनस 70 इज 110, यहां पर 70 है तो यहां पर 110 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल ओवर हेयर, तो पूरे 360 में से फिर मैं ये एंगल माइनस कर दूंगा। देखो ये वाला एंगल किस तरह निकालेंगे, जस्ट दिस एंगल ओवर हेयर, आई एम यूजिंग साइन रूल, inside the triangle sin b over 290 sin 55 over 350, angle divided by both side, angle divided by both side, sine of the angle divided by both side. So I'm going to do sin b here 290 multiplied by sin 55 divided by 350, 290 multiplied by sin 55 divided by 350, you get 0.6787। मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया इस वैल्यू को, 67872 भी ले लें आप बल्कि कैलकुलेटर में वैल्यू को चेंज मत करें, साइन इनवर्स 0.67872 करें, साइन इनवर्स आंसर, यू विल गेट द आंसर ऑफ बी विच इज 42.74। आपके पास बेटा 1 डेसिमल प्लेस में आंसर आ जाएगा 72.74। लेकिन बेटा हमें इसका आंसर थोड़ी चाहिए, हमें तो ये बेरिंग चाहिए। तो पूरे 360 में से, सॉरी, पूरे 360 में से आप बेटा ये वाला एंगल माइनस कर दें, दिस होल एंगल। ये एंगल कितना है, 110 प्लस 42.74, तो बेटा 110 एंड 42.74 दोनों माइनस कर दें, 110 माइनस 42.74, तो 360 माइनस 110 माइनस 42.74, it becomes 207.25 since the answer is of angle। तो बेटा मैं आंसर को 1 डेसिमल प्लेस पे दूंगा, 207.3 दे दूंगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ना इसमें
थोड़ी सी वर्किंग आपको समझनी होगी। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ जरा डायग्राम को, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि यार ये सवाल हो किस ना रहा है। सवाल ये 3D शेप का है। पीपल डोंट गेट इट कि ये 3D शेप का है, अक्सर बच्चे को समझ में नहीं आता है 3D शेप का सवाल है ये। ओके, आई एम जस्ट फिलिंग अप द वैल्यूज। अच्छा वो मैंने, आई एम जस्ट फिलिंग अप द वैल्यूज। ये 70 था, बल्कि इसको बड़ा कर ही देते हैं। ये एंगल 70 था, 070। दिस वन इज 125, दिस वन इज 125 minus 70, दैट वाज 55। सही ना। यहां पर बेटा हमने नॉट बनाया था, वो एंगल भी लिख लेते हैं। दिस इज 110, ये आपके पास आ गया था। दिस वन इज 42.74, ये 42.74, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब देखो यहां पर उसने बोला हुआ द वर्टिकल मास इज पोजिशनड, एक वर्टिकल मास है, उसकी पोजीशन क्या है, इज पोजिशन एट डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास फ्रॉम ए इज 110, is 10. Calculate the angle of elevation of the top of the mass from C. देखो ये D पर एक मास जो यहां पर मैं बना रहा हूं, एक लाइन बना रहा हूं ना, द एंगल ऑफ अ वर्टिकल मास इज पोजिशन एट डी। बेसिकली ये 3D शेप में, आप समझे आपकी स्क्रीन से बाहर निकलकर बिल्कुल ये 3D शेप में बेटा हमारे पास एक वर्टिकल मास बन रहा है 3D शेप पर। यानी अगर मैं ए के साथ इसको बनाऊं ना यहां पर, तो ये जो एंगल है बेटा दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल मास्ट है। दिस इज अ वर्टिकल मास्ट, इट इज अ वर्टिकल मास्ट। तो बेटा ये प्लेन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस वन इज मेकिंग 90 डिग्री। इस पॉइंट को एक्स कह दो अभी यहां पर। तो वो आपसे ये पूछ रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास फ्रॉम ए इज 10, कह रहा है ये 10 डिग्री है, कह रहा है ये कितना है 10 डिग्री है। अच्छा ये आप जरूरी नहीं कि मैंने जितना बनाया उतना बना लें, आप इसके ऊपर भी बना लें, कोई मसला नहीं, अंदर बना लें, क्योंकि बस आपने ये समझना है कि ये वर्टिकली अपवर्ड है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ये 3D शेप है ये। Now this one is 10 degree over here. Calculate the angle of elevation of the top of the mass from C. कह रहा है C से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो निकाल के दिखा दें आप। C से एंगल ऑफ एलिवेशन, नाउ दिस अगेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द DC बेस। तो हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल के दिखाना है यहां पर। अब थिंग इज, सबसे पहले मैं dx की लेंथ निकाल रहा हूं, सबसे पहले मैं dx की लेंथ निकाल रहा हूं। मैं सबसे पहले इस dx की लेंथ निकाल रहा हूं, इस पॉइंट तक की लेंथ निकाल रहा हूं। तो देखो मैं यहां पर फॉर्मूला लगा रहा हूं 10 10 अपोजिट ओवर एडजेसेंट, एडजेसेंट इज 290। सर कहां पर लगा रहे हैं फॉर्मूला, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अपोजिट दिस वन dx, एंगल के अपोजिट, और डी ए की वैल्यू इज एडजेसेंट ओवर हियर 290। तो देखो dx की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ रही है, 290 इंटू 10 10, दैट इज 51.13। ये आ गई 51.13, इसकी लेंथ बेटा मेरे पास निकल कर आ गई
ये लेंथ मेरे पास निकल कर आ गई 51.13। आई गॉट दिस लेंथ। अब मुझे बाकी कोई लेंथ नहीं बता दी, मुझे बाकी कोई लेंथ नहीं पता, जैसे मुझे एक्स सी डी की लेंथ नहीं पता और सी डी की लेंथ भी नहीं पता, ये सी एक्स की लेंथ और सी डी की लेंथ नहीं पता। इसके लिए मैं डायग्राम को जरा फिर से कॉपी कर रहा हूं आपके सामने। अब आप गौर से देखो बेटा, अगर मैं पिछले सवाल से आपको दिखाता ना, यहां पर बेटा यू ऑलरेडी नो दिस कि यहां पर 180 डिग्री बन रहा है। ये पूरा बेरिंग हमारे पास कितना था, दिस होल बेरिंग वाज 20.207.3। इसमें से 180 माइनस करो, you are 27.3. This angle over here is 27.3. Now with the help of this angle and this side, this right angle triangle, I'm using this right angle triangle. तो देखो मैंने कर क्या रहा हूं, मैं 27.3 अपोजिट सी डी ओवर एडजेसेंट, एडजेसेंट तो सी बी है सर, सी बी तो पता ही नहीं है। अच्छा फिर काम करते हैं, 10 इस्तेमाल नहीं करते, हमें चाहिए क्या, अपोजिट चाहिए। दिस वन इज अपोजिट, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, तो साइन 27.3 सी डी which is opposite over hypotenuse BD which is 350। तो 350 को बेटा साइन 27.3 से मल्टीप्लाई करा दो, got 160.53 the value of CD। तो देखो अब यहां पर बेटा मैं फिट इन कर रहा हूं 160.53। नाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। इस एंगल के लिए बेटा मुझे CD लेंथ पता है, मुझे DXC लेंथ पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन आराम से आ जाएगा, tan थीटा अपोजिट which is DX over adjacent which is CD, DX value is 51.13, CD length is 160.53। जो भी आंसर आ रहा है बेटा उसका tan इनवर्स ले लो। You'll get the value of theta, tan inverse 51.13 divided by 160.53, that is 17.66, 17.7। ये आपके पास डेसिमल में 1 डेसिमल प्लेस में आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। सवाल तो आप पूछ सकते हैं।